निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो भाई। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इस देश में इतनी बेईमानी हुई है कि आज बहुजन समाज को एक लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और आज हमारे साथ हैं भास्कर जी, डॉक्टर भास्कर जी। ये लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं पटना साहिब से। आज इनसे बात करेंगे कि किस तरह बहुजन मूवमेंट को लोगों ने थामा है, रोका है, इनकी लड़ाई को कैसे रोकने का प्रयास करें। और आज भी जो है कोर्ट के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से बहुजन मूवमेंट को रोकता है, किस तरह है, आइए हम इनसे पूरा डिटेल लेते हैं। तो सर, बिहार में जिस तरह से एक दशक था कि लोग एक ही कास्ट के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, उस चीज़ को बिहार के कौन से नेता जो हैं, लीडर हैं, इस चीज़ को रोका है उन्होंने? देखिए, लगातार कांग्रेस तो कंटिन्यू अपर ग्रेडी के ही लोगों को ज़्यादा ही तवज्जो दी। उसके बाद हमारे कुछ लोग सोशलिस्ट भी लड़के आए, कर्पूरी ठाकुर, लेकिन उन्हें भी सामाजिक प्रताड़ना झेलना पड़ा। उन्हें यह शब्द सुनना पड़ा, कर्पूरी धरछुड़ी। यह बहुत ही अशोभनीय शब्द था समाज के लिए, लेकिन वैसे महान विभूति को इस तरह का शब्द इस समाज से सुनना पड़ा, तो वैसे शब्द बोलने वाले समाज को भी शर्म आनी चाहिए। हमारे दूसरे रामसुंदर दास जी भी हुए, उनको भी समाज ने उनके ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का बहुत स्थान नहीं दिया, उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहना पड़ सका। इसी तरह की लड़ाई के मूवमेंट में हमारे लालू प्रसाद जी आए और इनके अंदर में सामाजिकता इतनी ज़्यादा वश भरी हुई थी पहले से ही, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई की लड़ाई बचपन से ही लड़ते आए थे। ये शुरू से ही स्कूल के ही दशक से ही अपने आप में एक उस तरह की भावना रखे कि जो शोषित है, पीड़ित है, वो स्कूल में भी जो बच्चे गरीबों के होते थे, उनको अगर किसी दबंग के द्वारा अगर कहीं पे शोषित किया जाता था तो ये उसकी लड़ाई लेके लड़ के और उसके तरफ से हो जाते थे। कॉलेज में भी इन्होंने इसी तरह की संवेदना रखी, जिसके कारण कॉलेज में भी लीडरशिप इनको मिला। उसके बाद ये रिक्शा पुलर चालक से लेके तमाम लोगों का भी लीडरशिप करने का भी इन्होंने कार्य किया। और ऐसे ही ये आगे बढ़ते हुए समाज की हर सोशलिस्ट लड़ाई में, जयप्रकाश नारायण की जब लड़ाई आई, जब सामाजिक क्रांति की लड़ाई आई, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि जब जयप्रकाश नारायण के ऊपर लाठियां चली तो ये उसके ऊपर से सो गए। और उन लाठियों को जब अपने शरीर पर लिया और जयप्रकाश नारायण को लगा कि ऊपर से लाठियों की आवाज़ आ रही है पर मेरे शरीर पे नहीं आ रही है, तो जब उठ के उन्होंने देखा और ऊपर में इनको पाया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम एक दिन बेटा लाल बनोगे धरती के। तो आज उनका आशीर्वाद भी इनके लिए शायद काम भी आया। तो वो क्रांति था इनके दिल में और लोगों के बीच में इन्होंने एक विश्वास जीती थी। और रियल में जो सामाजिकता का बोध होता है, जब ये कुर्सी पे बैठे तो सामाजिक क्रांति हमारे लोगों में आई। हमारे अधिकारियों को उन्होंने कहा कि आप जनता के सेवक हो और जनता को कहा कि ये आपके सेवक हैं, आप इनसे डरो मत, आप इनसे अपना अधिकार और कार्य मांगो और कार्य को कराओ सुलभ रूप से। हमारे लोगों को उन्होंने चेतित की कि आप ऑफिस में कहीं भी जाओ तो सम्मान के साथ जाओ। अधिकारियों को भी कहा कि हमारे लोगों को, गरीबों को आप कुर्सी और उन्हें सम्मान दें, आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप अधिकारी हो किसके? जनता के। आप जनता के लिए बैठाए गए हो, जनता के कार्य के लिए बैठाए गए हो, जनता का काम करना आपका दायित्व है। आपने नौकरी करी है, मतलब नौकर। तो आप किसके नौकर हो? तो जनता के नौकर। जनता आपका मालिक है। उन्होंने यह बोध कराया, घूम घूम के कराया, मंच के माध्यम से कहा कि जनता मालिक है और बाकी जितने हमारे ये प्रशासकीय पदाधिकारी या कोई भी राजनेता और मंत्री संतरी, ये सब सेवक होते हैं। सर, आपको रोकना चाहेंगे सर, जिस तरह आपने लालू प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्री काल का जो बात कहा, लेकिन इसी मुख्यमंत्री काल को जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जंगल राज के नाम से संबोधित करती है, जबकि आप जो बता रहे हैं वो अलग तरह का बात बता रहे हैं। इसमें दोनों में कितना डिफरेंट है, क्या सच्चाई है?
बात सही है कि हमारे मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने और हमारे विपक्षियों ने उसे जंगल राज कहा। क्यों जंगल राज कहा? जब सामाजिक क्रांति आई तो जो हमारे उस तरह के विचारधारा वाले थे, जो हमारे समाज को शोषित करके रखना चाहते थे, उनको सफोकेशन हुआ, उनको परेशानी आने लगी कि यह क्या कर रहा है। अगर हमारे ये सारे लोग, उन्होंने क्या किया ना कि सभी जातियों को एक्टिवेट करके उनके लीडर्स बना दिए, सभी जातियों का रैली करा दिया, सभी जातियों का अधिकार दे दिया, मंत्रिमंडल में सभी जातियों का मंत्री बना दिया। तो देखा कि भाई सभी को ये जगा रहा है, सबको अगर एक्टिव कर देगा तो ये तो बहुत बड़ा परेशानी एक दिन हो जाएगा। फिर मेरा अकेला जो राज्य करने का जो वो चल रहा था सिलसिला, ये तो समाप्त हो जाएगा। तो लालू यादव को भी लोगों ने कहा कि अब बहुत दिन तुम नहीं हो। तो लालू यादव ने कहा कि मैंने समाज को जगा दिया है, अब इस बिहार का मुख्यमंत्री वही होगा जो हमारे किसी दलित और हमारे बैक कम्युनिटी परिवार के पेट के माँ से पैदा लेगा, वही इस बिहार के मुख्यमंत्री का बागडोर संभालेगा। अब मेरी जनता जग चुकी है और ये जगी हुई जनता के स्थिति में जो पहले जो चल रही थी वो चीजें अब ना मिल पाएगी। उन्होंने कह दिया ये बात है। सर, उस समय का जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, चारा घोटाला, जो काफी बड़ा नाम था देश में, और इसमें कहा जाता है कि लालू प्रसाद जी आरोपित थे। क्या इस बारे में आपका क्या ख्याल है सर? देखिए, सबसे पहले झारखंड उस समय एक ही था। जी। झारखंड के उस डिस्ट्रिक्ट में गए थे और जब लालू प्रसाद भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ही डिस्ट्रिक्ट क्वार्ट जो हमारा मवेशी अस्पताल था उसको देखा और उसके चारों तरफ जंगल जमा हुआ था। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? तो वो चीज़ें थी डिस्ट्रिक्ट मवेशी अस्पताल। तो उन्होंने कहा इसमें तो रास्ता ही नहीं है, चारों तरफ जंगल है, ये डॉक्टर्स कैसे जाते होंगे? यहाँ आवंटन आता है, लाखों का दवाई आता है, डॉक्टर्स की ड्यूटी होती है, ये लोग कैसे करते होंगे? इसका मतलब है ये लोग नहीं आते हैं। तो उन्होंने इंक्वायरी बैठाया और कहा कि भाई इसके लिए इंक्वायरी बैठाओ। तो वहाँ मीडिया थी और विपक्ष इसको हल्ला करने लगे कि लालू प्रसाद इंक्वायरी करेंगे तो अपने अनुसार करेंगे और इसमें लोगों को बचा देंगे। तो उन्होंने सीबीआई की मांग की, लालू प्रसाद ने तुरंत दस्तखत कर दिया क्योंकि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और उन्होंने तुरंत सीबीआई की बहाली की मांग को स्वीकृत करते हुए आगे बढ़ाया और सीबीआई इसको हैंडल कर लिया। लेकिन विपक्ष को लगा कि यही एक अच्छा मुद्दा है, मौका है जिसमें लालू प्रसाद को घसीटा जाए। तो लालू प्रसाद को जबरदस्ती घसीटा गया। ठीक है, लालू प्रसाद एट दैट टाइम मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री भी थे, तो उन्होंने पैसे का आवंटन किया, यह बात सही है। लेकिन वह पैसा उनकी दस्तखत से आवंटित हुआ और जिला तक गया। अगर खर्च नहीं होता था तो उसको वापस आना चाहिए या फंड में वहां रहना चाहिए। लेकिन उस पैसे का सदुपयोग या दुरुपयोग करने वाला कौन होता है? डीएम। और करने वाला कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मवेशी पदाधिकारी। जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जिला पदाधिकारी मवेशी का होगा, उसके माध्यम से वो सारा पैसा निकलता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है दवा के लिए, अन्य साधनों के लिए या जूस चीजों के लिए भी। वो किसी मंत्री और किसी वित्त मंत्री के दस्तखत से नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ विडंबना थी कि जबरदस्ती लालू प्रसाद जी को घसीटना है, जबकि 1 रुपया भी श्याम बिहारी सिन्हा के उस व्यक्ति से पूछा गया जो सभी लोगों के यहाँ पैसा रोटेट करता था। उससे पूछा गया कि आप जो है यह जो पैसे हैं अब तक कितने लोगों को कहाँ कहाँ बांटे। तो उन्होंने सबका नाम बताया कि इस मंत्री को, इस पदाधिकारी को, इसको जगन्नाथ मिश्रा को हम इतने साल 78 से देते आ रहे हैं। सब लोगों का उन्होंने नाम लिया, एवन की तिवारी, नीतीश जी, सबका नाम उसमें था। लेकिन अब इन लोगों का फाइल से कहाँ चला गया, अब तो बोलने पे भी अपराध हो जाएगा। तो ये जो है ना, तमाम लोगों को उसने पैसा पहुंचाया, सबकी स्वीकृति किया। लेकिन लालू जी के बारे में हजारों बार पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं कभी उनके गया ही नहीं आवास और न कभी उनसे पैसे की बात हुई, न लेन देन हुआ और 1 रुपये का कोई भी उनके द्वारा डायरेक्टली किसी तरह का मिसयूज है भी नहीं। अगर आप वो वित्त मंत्री थे तो उन्होंने आवंटन दिया डिस्ट्रिक्ट को, न कि उनके सिग्नेचर से पैसा निकल के और कैश में आया। कैश से आया डीएम के थ्रू आया या तो फिर जिला मवेशी पदाधिकारी के। लेकिन उसी जिला के जिलाधिकारी रहे हुए अंजनी सिन्हा जी यहाँ से चीफ सेक्रेटरी और बिहार होके रिटायर कर गए, लेकिन अंजनी कुमार सिन्हा को रेफ तक नहीं लगा। यही हमारी व्यवस्था विपक्ष की है और विपक्ष इतना ईमानदार है कि जिसके सिग्नेचर से पैसा लूटा गया वो बरी है और जिसके सिग्नेचर से कोई वैसा क्राइम नहीं हुआ वो आज लगातार उसमें पीसा जा रहा है। अभी तक 1 रुपया भी लालू प्रसाद जी के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कहीं भी किसी तरह का जिक्र नहीं है।
जी। बस सिर्फ एक पद पे होने के, वित्त मंत्री के कारण कि आपने आवंटित किया, तो आप क्या हर जिला में जा जा के मंत्री जी देखते हैं? नहीं। अरे जाता वहाँ का डीएम है, तो सब डीएम इन्वॉल्व होना चाहिए, सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व होने चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का तब निशाना आता है जब वो सारे डीएम और ये कहें कि हाँ हमने पैसे लूटे और उनके घर जाके दे दिए। सर सवाल आपसे ये था कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री किसी दलित के बस्ती में गया और जबकि ऐसा कभी नहीं देखा गया था। इस चीज को आप कैसे देखते हैं सर? उन्होंने अपने जो हमारे दबे लोग थे, क्योंकि सामाजिक न्याय उनके दिल और ज़हन में आज भी है, कल भी था, नहीं तो वो आज भी बीजेपी से हाथ मिला के सरकार इजी मोमेंट में चला सकते थे। 3-3 4-4 बार ये पिछले 5-7 साल के दरमियान लगातार उनको मौका मिला अमित शाह जी के द्वारा, लेकिन उनके सीने में सामाजिक न्याय था और उसी न्याय के तहत वो दलितों के, उस गरीबों के बस्ती में जिसको नहाने भी, अपने बच्चों को सही से साफ सुथरा नहाने भी नहीं आता है, उसको नहला धुलाकर नया वस्त्र पहना के उन्होंने शिक्षा दी। डीएम को कह के भी बाकी लड़कों बच्चों को सबको नहलवाया और इस तरह की एक बस्ती नहीं, तमाम कितने बस्तियों में गए। वो पटना ऐसे राजधानी में हमारे गरीबों के लिए आशियाना बनाया जो आज भी विद्यमान है। आज भी कंकड़बाग में, आपका जो है नाला रोड में, उधर बेली रोड में, तमाम 4-5 जगह पे जो ये फ्लैट्स बने, जो वीआईपीज एरिया है, उन वीआईपीज एरिया में उस गरीबों को फ्री में फ्लैट दिया उन्होंने अपने रीजन में। ऐसा काम कोई बहुत बड़ा रहनुमा अभी बोल रहे हैं हमारे नीतीश जी एंड अदर्स, इन्होंने दलित महादलित को तोड़ दिया, इन्होंने पिछड़ों में भी तोड़ के इन्होंने तोड़ने का काम किया, समाज को जोड़ने का काम नहीं किया। और ज़बरदस्ती अपने आप को जो भी कह लें, इनके स्थिति और परिस्थितियां तो सामने दिखती है, लेकिन ये लोग पेपर मीडिया से अपने आप को वाहवाही लूट लेते हैं। लालू प्रसाद यादव का एक योजना बहुत फेमस हुआ जिसको कहते हैं चरवाहा विद्यालय, जो आज तक कभी जमीन पर दिखा नहीं। नाम तो बहुत हुआ चरवाहा विद्यालय का, लेकिन दिखा नहीं। ये इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। देखिए, वो चौराहा विद्यालय था, हाँ। लेकिन हमारे लालू प्रसाद जी थोड़े से आनंद में बोलने वाले मजाकिया मिजाज के आदमी हैं, तो उन्होंने उसको अपनी भाषा में चरवाहा विद्यालय रखा। तो चरवाहा का मतलब होता है जो, मतलब चारोगाह का, वो भी उसका भी मीनिंग वही होता है, चारों दिशा में अपने वो जो है चरा के अपने मवेशियों को लाता है। तो ये चौहु दिशाओं का ज्ञान लेने वाला विद्यालय था। जो बच्चे के स्किल अगर खेल में अच्छी है तो उसको उस खेल में ले जाना है, जिसको जिस खेल की तरफ ज्यादा रुझान है उसको उस तरफ, जिसको कला का ज्ञान है उसमें कला सिखाना है, पेंटिंग सिखाना है। मतलब तमाम स्किल, पढ़ाई के साथ साथ हर तरह के स्किल की व्यवस्था थी उसमें, ताकि हमारा कोई भी बच्चा बेकार ना बने। मान लिया पढ़ के अगर बहुत बड़ा बैरिस्टर और प्रोफेसर और डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया, लेकिन उसके अंदर अगर स्किल करने की कला है, वह कारपेंटरी में टॉप हो गया, वह पेंटर में टॉप हो गया, वह बाकी बहुत सारे हमारे जितने भी आज जो है आईआईटी के जो भी सेक्टर्स हैं कि स्किल डेवलपमेंट के, अगर बचपन से वो उसमें मेहनत कर लिया और इंटर मैट्रिक के बाद वो आईआईटी का ट्रेनिंग लेके और मास्टर हो गया, तो वो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा उद्भव होता। खेल में जो तैराकी में था, जो जैवलिंग में था, जो मास्टर जिस चीज़ में जो जिसकी स्पर्धा, फुटबॉल, क्रिकेट, तमाम चीज़ें थी, उसमें जो ज़्यादा जितना अच्छा करता वही जाता। ज़बरदस्ती किसी को नहीं डालना था भाई, जिसको जिसमें स्किल आ रहा है उसको उसमें बहुत आगे बढ़ा दो, उसमें टॉप लेके जाओ। सर आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को जिस तरह घोटाला में फंस गए, उसके बाद का जो पीरियड है, उस पीरियड में क्या बहुजन आंदोलन को बहुत बड़ा धक्का लगा और दोबारा बिहार में बहुजन आंदोलन, जो सामाजिक आंदोलन कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ गया? इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और कैसे आगे बढ़ेगा? निश्चित, अभी की जो माहौल और परिस्थितियां बन गई, उस परिस्थितियों में जो उनकी स्थितियां थी, वो हमारे लिए एक बहुत ही मार्गदर्शन के रूप में था, क्योंकि जब वो बोल्ड थे, अपने स्थान पर बैठते थे, तो बड़े खुल के अपने लोगों को जगाने का काम करते थे। लेकिन जब वो चारों तरफ से दहशत में आ गए, जब उन पर भी चारों तरफ से शिकंजाएं कस दी गई, जबकि उन्होंने रेल में जाके एक मिसाल कायम किया, 5 साल में 5 बार 1-1 रुपया घटाया, और यह मिसाल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक गया, जहां उन्हें एमबीए की क्लास में जाके इस लेक्चर को बताना पड़ा कि उन्होंने कौन से ऐसे तकनीक से भारतीय रेल को घाटे से मुनाफे में लाया और 5 साल में 5 रुपये कम भी करा।
टिकट के भाव को, जबकि ऐसा इतिहास में भारत में नहीं हुआ। अभी भी हमारे बड़े महान नेता लोग कहे जा रहे हैं, हमारे अपने आप को बहुत बड़ा देश के रहनुमा माने जा रहे हैं, लेकिन ये लोग देश को लूट रहे हैं, रेल को आज भी जो है बर्बाद कर रहे हैं और सारा पैसा लूट रहे हैं। उनके रीजन में लूट बंद हुई सबसे पहले, कि जब लूट बंद होगा तो डेवलपमेंट होगा। इसीलिए 5 साल में सोचिए, एक टिकट पर 1 रुपया, यानी कि करोड़ों करोड़ टिकट कटता है, पर डे कितने करोड़ का नुकसान के बाद भी नफा हुआ। इसका मतलब लूटमारी कम हुई, तभी तो 5 साल में 5 रुपया कम होने के बाद भी मुनाफा हुआ। उस 98,000 को लोगों ने 85,000 कहा, 40,000 कहा, उस पर जो है श्वेत पत्र वगैरह बहुत निकालने की बात हुई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। मान लीजिए कि 10 ही हज़ार करोड़ हुआ नफा, नहीं 98,000 हुआ, बट प्लस तो रहा। अब 5 रुपये घटे भी तो डबल बेनिफिट हमारा हुआ। 1 साल गुड्स उन्होंने जितना भी सड़ा हुआ होगा वो बेच दिए होंगे, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल रोज तो गुड्स नहीं सड़ा हुआ पैदा हो रहा था, वो इतने दिनों से जो इकट्ठा था पहला ईयर में बेच दिया होगा। तो ये सारे तकनीक उन्होंने ऐसे किए और देश में हमारे पैसे को सुरक्षित किए करा। तो ये चीजें हमें समझना पड़ेगा कि आज उस तरह का आंदोलन करने वाला व्यक्ति को समाज ने तहजीर नहीं दिया, उन्हीं के लोगों ने उनको गाली दिया, उन्हीं के जिसके लिए उन्होंने दिल खोल के छाती सीना चौड़ा किया, वही लोग उनको ना समझ पाए। उन्होंने कहा माँ का जब तक आशीर्वाद माई का हमारे ऊपर है, किसी की औकात नहीं हमको छू दे, तो उसको कह दिया कि ये माई मतलब MY कह रहे हैं। अब बाकी जितने दलित और पिछड़े लोग थे वो हमारे टूट गए। तो ये मीडिया ने ऐसा काम किया, उन्होंने तो सबको लेके चला, तो दलित के लिए आशियाना बनाया, दलित के बस्ती में जाके उसकी सेवा करी, उसको जगाया। भाषण में कहते थे सुअर चराने वाले, गाय चराने, भैंस चराने, बकरी चराने, भेड़ चराने वाले का नाम लेते थे। वो तो नहीं कि जो सुअर चराने वाले का नाम नहीं लेते थे, बकरी और भेड़ का नाम नहीं लेते थे, वो तो सबका नाम और सबका सम्मान, सबकी मान की बात करते थे, और हर क्षेत्र में जाके क्षेत्रीय भाषा के साथ लोगों का सम्मान करते थे। तो उनके अंदर में वो था। लेकिन मीडिया वालों ने जब यहाँ हमारे जो कुछ लोग थे, जो देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर वो लोग खुरापाती ब्रेन के आदमी हैं, और वही लोग मानवीय अक्षमता को बढ़ाए हुए हैं, मानवीय संतुलन को खराब, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव की भावना लाके समाज को प्रताड़ित किए हुए हैं। उन्हीं लोगों को जो है इनके रीजन में बेचैनी हुई, क्योंकि थोड़ा सिकंजा टाइट हुआ था इनका, तो वो बेचैनी में इनको जंगल राज घोषित करने लगे। जबकि उनके रीजन में जो डेवलप आज जो हमारा ये आया है BPSC से बहाली टीचरों का, ये लालू प्रसाद ने उस समय 92 में करा था। उसके बाद ये कब आया, फिर जो है तेजस्वी के रीजन में बहालियाँ फिर शुरू हुई। न तो बीच में संविदा ही तो चल रहा था। उन्होंने जितना भी बहालियाँ की उस पर लोगों ने केस करवा डाला, उनके रीजन में डेवलपमेंट नहीं हुआ। उस समय जो पैसा आवंटन का आता था वो आता था दिसंबर में, जनवरी में और मार्च में उसको फीडबैक देना, 2 महीने में कहाँ से, फरवरी में ही फीडबैक देना, 2 महीने में नहीं होता था। तो लालू यादव ने ही एक इतिहास रचा कि पैसे को लूटना नहीं है। मार्च की लूट होती थी, आज भी लूट हो रही है, और पहले भी लालू जी के रीजन में भर कांग्रेस मार्च लूट होता था। लेकिन लालू जी ने ही ये परंपरा किया कि नहीं, जो पैसा नहीं खर्चा हुआ वो वापस जाएगा। तो इसको मीडिया ने क्या कहा कि जो राज्य के डेवलपमेंट को पैसा राज्य खर्च नहीं कर पा रही है, सरकार अक्षम है, सरकार पैसा वापस कर दे रही है। मतलब लूट लेते तो सक्षम थे, और वापस कर दिए तो असक्षम हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें लालू प्रसाद यादव के और बहुजन मूवमेंट सामाजिक न्याय के बारे में इन्होंने बताया। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। परिचय दे देता हूँ, जी, मैं डॉक्टर धर्मवीर कुमार भास्कर। मैं आपके 2024 के लोकसभा में पटना साहिब से प्रत्याशी रहा। बहुत लास्ट मोमेंट में मैंने अपना नामांकन किया, इसलिए मैं जनता के बीच जा न सका, और मैं समाज में एक नई क्रांति के लिए ही चुनाव लड़ा था, ना कि मुझे कोई पद चाहिए, और ना मैं MLA MP बनने की कामना रखता हूं। लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि जनता का प्रतिनिधि वही है जो जनता के साथ रहे, जो जनता के दुख सुख के आवाज़ को समझ के और तुरंत खड़ा उतरे। अगर ऐसा नहीं जिसमें है, उसको जनता के बीच खड़ा होने का अधिकार नहीं है। अगर वो जीत के दिल्ली की कुर्सी में जाके चिपक जाता है, वो कहीं अपने जगह पे सिमट जाता है, तो उसको बना हुआ है उसके लिए रास्ता, उसके लिए राज्यसभा है, उसके लिए
आपका विधान पारिषद है, वो आराम से वहाँ से पैसे से अपना जीते और जाके अपना गद्दी संभाले। लेकिन जब वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से आ रहा है, जब समाज के बीच से आ रहा है, तो वो सामाजिक लोगों के बीच में 24 घंटे अपने आप को अगर खड़ा नहीं रखता है तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। और वैसे लोगों को वोट देना अपने वोट को बर्बाद करने के बराबर है। तो मैं जनता से भी अपील करूंगा कि आप वैसे प्रतिनिधि को कतई वोट न दें जो प्रतिनिधि आपकी आवाज पर आपके पास मौजूद न हो। क्योंकि आपने क्यों चुना है? जनता को अपने कार्य के लिए, अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट। जब आप पीड़ित हैं, शोषित हैं, परेशान हैं, आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वैसे प्रतिनिधि को वोट देना बेकार है, अपनी वोट की अवहेलना है, अपनी वोट की बेइज्जती है। यही मैं कहूँगा। धन्यवाद। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।